अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी, पाकिस्तान का आइंदा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? बहुत से नाम गर्दिश में हैं। दो नाम जिनकी आप यूँ कहिए बाज़ गश्त मुझ तक पहुँची, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और दूसरी बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के, उनका हाल ही में शिकवा भी सामने आया है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है वो अपने वादों पर पूरा नहीं उतर रही। दोहा जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर पूरा नहीं उतर रही, और पाकिस्तान के दुश्मनों को वहाँ पे महफूज ठिकाने, सेफ हेवन्स, सुना सुना लगता है नाम, महफूज ठिकाने, सेफ हेवन्स, जो अमेरिका कहा करता था कि पाकिस्तान ने दे रखे हैं तालिबान को, वही अल्फाज अब ख्वाजा आसिफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको अफगानिस्तान में पनाह दी जा रही है। तो अफगान पॉलिसी जो कि मुस्तकिल एक नाकामियों का एक इबरतनाक दास्तान है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नाकाम ही रहे। इसका एक ही हल है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कामयाबी अब भी मिल सकती है, हमारी मर्जी है, जितना मर्जी देर करना कर लें, लेकिन कामयाबी हो सकती है। कैसे, मैं अर्ज कर देता हूँ। और तीसरी बात करते हैं जी, अरुण धुत्ती राय का एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, द इल्यूजन ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप। एक्सक्यूज मी। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा फूड फॉर थॉट है। अरुण धुत्ती राय जो हैं, ये इस तरह से लोग किसी भी सोसाइटी का ज़मीर होते हैं। अगर मैं इनसे मिलती जुलती कोई शख्सियत पाकिस्तान में ढूंढूं तो पहली शख्सियत जो मेरे जहन में आती है वो आसमा जहांगीर मरहूमा है। जिस तरह से वो पाकिस्तानी, आप कहिए सोसाइटी का इज्तमाही ज़मीर हम उन्हें कह सकते हैं, दुनिया से चली गई। अरुण धुत्ती राय जो हैं, ये इंडियन सोसाइटी का जो ह्यूमन कॉन्शियस है, वो उसकी तर्जुमानी है। दुनिया भर में इनकी बड़ी इज्जत है, लेफ्ट की स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर। तो उन्होंने कुछ ऐसे नुकात की जानिब तवज्जो दिलाई है जो आमतौर पर हम, यानी वो गाफिल यानी रहते हैं उन नुकात से जो उन्होंने, उस पर भी खैर बात करते हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान के आइंदा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ज़ाहिर है कि उसके लिए जो बेसिक चीज़ देखी जा रही है सबसे पहले वो ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो नाजुक यानी उसमें चल रहे हैं। मुश्किल से ये मुआहदा हुआ है और बहुत से लोगों की इस पे नज़रें हैं। अभी आगे हमने चलना है और बाकी जो मालियाती इदारे हैं उनका दारोमदार बाकी माली इमदाद का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो इसके ऊपर है, IMF के साथ हमारी मामला कैसे प्रोग्रेस करता है। तो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके लिए ये, यानी मरकजी तौर पे ये सोचा जा रहा है कि ऐसा आदमी हो जो कोई हमाकत से या कोई प्रॉब्लम, इसका बेड़ा गर्क ना कर दे। मतलब है कि मैच्योर आदमी और इसको ठीक तरह से, और अगर इलेक्शन का वक्त आगे पीछे करना पड़ा तो वो डील कर सके इस नाजुक सूरत हाल में, यानी कोई डमी ना हो, इन अदर वर्ड्स। तो दो नाम जो सामने आए हैं जी, एक तो है, आपको हैरत होगी, मुझे भी हैरत हुई, लेकिन वो नाम है मोहसिन नकवी का, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब है। तो गोया ये कि वो निगरान वज़ारत आला पंजाब से वो इस्तीफ़ा फिर देगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब का नया आएगा और नकवी साहब ऊपर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके जो हक में बातें बताई जा रही हैं वो ये है कि आसिफ अली जरदारी बहुत कंफर्टेबल हैं, शहबाज शरीफ बहुत कंफर्टेबल हैं मोहसिन नकवी से, और उन्होंने ही बल्कि नाम रिकमेंड किया है। और ये कि हाफिज़ साहब जो बड़े भाई हैं, जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात ये एंजॉय करते हैं। तो एक अब, लेकिन नवाज शरीफ के मामले में मेरे इल्म में नहीं है कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल एक नाम है जो मैंने बता दिया। मैं इस खबर की ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ कि ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा। दूसरा नाम, तभी मैं दूसरा नाम भी बता रहा हूँ। दूसरा नाम जो गर्दिश में है वो है नासिर महमूद खोसा। ये चीफ सेक्रेटरी होते थे पंजाब और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इनका नाम खुद PTI ने 2018 में केयर टेकर CM के लिए प्रपोज किया था। 2018 के इलेक्शन में PTI ने नासिर खोसा का नाम, यानी निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट किया था, जो बाद में फिर हसन अस्करी बना। इसलिए बना क्योंकि नासिर खोसा ने माजरत कर ली थी। उस वक्त जब PTI ने नाम इनका प्रपोज किया केयर टेकर CM के, तो उस वक्त नासिर खोसा ने निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली थी। अब उनका क्या जवाब होगा मैं नहीं जानता, लेकिन दूसरा नाम ये भी सामने आ रहा है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो ये शिकवा किया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो दोहा मुआहदे की मतलब पूरा नहीं कर रहे, जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं पाकिस्तान के साथ उस पर पूरा नहीं उतर रहे। ज़ाहिर है पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही हैं, और ये कि पाकिस्तान दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं उनको वहाँ पे पनाह मिली हुई है, वगैरह वगैरह। देखिए ये जो है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पहले अमेरिका समेत सारा मगरिब जो है उसको बुरा भला कहते रहे कि तालिबान ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है।
अब तालिबान आ गए हैं तो अब तालिबान भी गलत हैं। तो वज़ीर दिफ़ा को ये चाहिए कि दूसरे के ऊपर तो 74-75 साल हो गए दूसरों को गालियाँ देते हुए, इसराइल बुरा, इंडिया बुरा, अमेरिका बुरा, फलाना साज़िशी। कभी मुड़ के अपनी तरफ भी देख लें। ये सारी दुनिया हम ही से क्यों तंग आती है? अच्छा, अब मामला ये है कि अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, हम जानते हैं अब कौन-सी चीज़ छुपी हुई है इसमें। पार्लियामेंट के पास तो इख्तियार ही कुछ नहीं है। तो जहाँ से ये पॉलिसीज़ बनती हैं और जहाँ से ये पॉलिसीज़ मेंटेन हो रही हैं, नतीजा तो उनके पॉलिसीज़ के निकल रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? हल वही है कि जब याह्या खान फौजी ऑपरेशन शुरू करके शिकस्त हो जाती है तो बचाने फिर सेटलमेंट कराने के लिए शिमला माहदे के लिए कौन आता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है, सिविलियन। जनरल ज़ियाउल हक जो बर्बादी करके जाता है उसको फिर ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ बेनज़ीर। फिर मुशर्रफ जब कारगिल में फंसाता है जाके कि फंस गए बचाओ, तो कौन गया था वाशिंगटन बचाने के लिए? सिविलियन नवाज शरीफ। ब्लेयर हाउस में जाके मिला 4 जुलाई को बिल क्लिंटन से। उसके बाद फिर मुशर्रफ ने जाते हुए 2008 तक जितनी लोड शेडिंग और दहशतगर्दी और जो उसने फौज का बतौर इदारा हाल कर दिया था रेपुटेशन का, आज से मिलता जुलता, तो फिर किसने आके संभाला? वही सिविलियन आसिफ अली जरदारी, वही नवाज शरीफ। 2011 में इमरान खान नामी पौधा लगाया। ये जब बम फटा अपने घर के अंदर तबाही हुई पड़ी है, तो फिर किसने आके संभाला? वही नवाज शरीफ, वही आसिफ अली जरदारी, वही मौलाना फजल। यानी यही ताकतें आई ना कि इन्होंने संभाला और अब डिफॉल्ट से बचा के ले गए। तो जो इंटरनल पॉलिसीज में जब ब्लंडर्स होते हैं तो सिविलियन पार्लियामेंट से वो ताकत मिलती है जो आके संभालती है। याद रखिएगा कि अफगान पॉलिसी उसी वक्त हमारा को मुस्तकबिल निकलेगा जब ये पॉलिसी मुस्तकिल तौर पर पार्लियामेंट के पास आएगी और पार्लियामेंट में डिबेट होगी और ये सियासतदान होंगे, इनको आप अच्छा कहें बुरा कहें, होंगे यही सियासतदान जो पार्लियामेंट में डिबेट के बाद कोई ना कोई मुस्तकिल, पायदार और अच्छा हल निकाल सकते हैं। क्योंकि बंद कमरों में हुई हुई अंडरस्टैंडिंग्स, मुआहदे, सिग्नेचर, इसका ना कोई अफगानिस्तान में गवाह मिलता है ना कोई पाकिस्तान में गवाह मिलता है, क्योंकि बंद कमरों के मुआहदे हैं। उसके बाद जब ये मुआहदे टूटते हैं तो फिर वो ये वाला फरीक कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, ये वाला फरीक कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। आम आदमी कहाँ जाए? उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं, उसको तो किसी ने अपडेट ही नहीं किया, उसको तो किसी ने बताया ही नहीं। और जनरल आसिम मुनीर जो कि ईरान गए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है ये, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह अच्छी खबरों का दौर आ गया है। और जनरल आसिम मुनीर से इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट गए हैं और पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं। सो इसलिए हमें ये उम्मीद लगानी चाहिए कि अफगान पॉलिसी जितने पेचीदा मसाले सिविलियन कंट्रोल में आने चाहिए। अच्छा खैर, अब आते हैं जी अरुण धोती राय। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है मैं उसमें काबिल गौर, उन्होंने कहा कि ये जो इल्यूजन है इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप का, उसके उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है। पहली तो अमेरिकी जमहूरियत हो या मफाद हो या मगरब की मुनाफकत हो, वो जूते मारे हैं मिस रॉय ने, और कहा यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात में एक कम से कम 1000 मुसलमानों की यानी कत्लेआम का वो जिम्मेदार है बराह रास्त, वो नरेंद्र मोदी जिसने अपने सारे टेन्योर में कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खिताब ही नहीं किया उसने, वो न्यूट्रल सहाफियों के सामने बैठता ही नहीं। वो नरेंद्र मोदी जिसके दौर में बीबीसी के दफ्तर में हमला हो गया, अखबारात, टेलीविजन कंप्लीट सेंसर कंट्रोल है, तो वो नरेंद्र मोदी उसके साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलके और वो बातें मोहब्बत की पींगे जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। उस पे आगे बढ़ के वो ये कहती हैं कि इसमें अमेरिका का तो इंटरेस्ट ये समझ आता है। मतलब उन्होंने मिसाल दी कि व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों की, मोदी की और बाइडेन की, तो कोई टफ क्वेश्चन जो है वो मतलब अब नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा गया। एक सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी मिस सदीकी, उसने सवाल किया था नरेंद्र मोदी से, जो कि अरुण धोती राय लिखती हैं कि शायद ये आउटसोर्स किया था सवाल, खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करवा दिया होगा। वो था मुसलमानों के मुतालिक और क्रिश्चियंस के मुतालिक कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो आप पीस रहे हैं, बेड़ा आपने गर्क कर दिया क्रिश्चियंस का भी मुसलमानों का भी, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? उस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है वो तुम्हारी रगों में दौड़ती है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसके बाद यानी कोई वो ठीक जवाब इसका वो दे नहीं सके नरेंद्र मोदी। ये अरुण धोती राय लिख रही है। आगे जाके जो वो कहती है वो ये कहती है कि ये अब अमेरिका का ये तब यानी इंडिया को तो ये देखना चाहिए कि अमेरिका मतलब है यहाँ चाइना के बेसिकली इंटरेस्ट में सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, लेकिन अगर रियल टर्म्स में ये हॉट हो गई यानी वॉर एक्चुअली हो गई, तो वो ये लिखती हैं कि इंडिया मतलब है प्रैक्टिकली क्या इस ऐसी जंग में उतरेगा, यानी अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ को जंग लड़ेगा या रशिया के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो 2 मिलियन बैरल वो पर डे
रशियन ऑयल जो है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरीज में वो रिफाइन होकर दुनिया भर को इंडिया बेच रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा मतलब उनका डिपेंडेंट है। रशियन आर्मी के साथ उनके बड़े पुराने डीप हैं। तो चाइना के साथ वो ये कह रही है कि चाइना यानी इंपोर्ट जो चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, चाइना इज़ द मेन सोर्स। चाइना की इकोनॉमी और चाइना की मिलिट्री, इसका इंडिया दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकता। उसका सबूत ये है कि अरुणाचल प्रदेश में वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ जो मुतनाज़े इलाके थे, वहाँ चीन ने दबा के मारा, ठुकाई की, इन भारतीय फौजियों की भी ठुकाई की, मारा, थप्पड़ छप्पड़ मारे, और वो अपनी चौकियाँ भी बनाई, बंकर भी बनाए, अपने हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा बना गए, और वो बिल्कुल साइलेंट है। मोदी इस पर वो इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता कि वो खामोश, क्योंकि क्या लड़े इंडिया से जाके, पोजीशन ही नहीं है लड़ने वाली। तो अब मिस रॉय जो है वो आगे लिखती हैं कि रशिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट ये है, चाइना के साथ इंडिया मतलब उससे लड़ नहीं सकता। तो अमेरिका क्या सोच रहा है कि यानी उसके लिए हम, अच्छा, चीन और इंडिया की अगर जंग शुरू हो गई, किसी भी मामूली मतलब आप समझे नौयत की झड़पें भी अगर हो गई और अमेरिका भाग गया, जिस तरह से अफगानिस्तान से भागा, ये मिस रॉय ने लिखा है कि इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि यानी अफगानिस्तान की जंग में फिर वो अमेरिका भाग गया और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के पल्ले छोड़ गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो चाइना के साथ इस तरह का कोई उसके बाद अगर ये भाग जाते हैं तो फिर, अच्छा, मणिपुर में अभी, अब ये मिस रॉय का आर्टिकल मैंने यहाँ मतलब ये आपको पॉइंट्स उसके बता दिए हैं। मैं अब आपको अगली बात बता रहा हूँ। मणिपुर में अभी जो हंगामे हो रहे हैं, वहाँ माइनॉरिटीज़ को मार पड़ रही है, उस पर अमेरिकन एम्बेसडर ने जो दिल्ली में है ये ऑफर किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि हम रेडी हैं हेल्प करने के लिए, अगर हमारी ज़रूरत है तो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में। उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल दिल्ली में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या हक पहुंचता है कि ये हमारी मदद करेगा, और मदद करेगा तो कैसे करेगा? क्या ये समझता भी है कि मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है या वहाँ के मसाइल की नौयत क्या है? तो ये एक तरफ जहां मतलब है इंडिया और अमेरिका की ये पार्टनरशिप है, वहीं साथ साथ पैरेलल ऑब्वियसली ये रियलिटीज़ भी हैं पाकिस्तान के लिए। इस सारी सूरत हाल में अगेन इससे बेहतर कोई सूरत नहीं है कि इलेक्शंस हो फेयर एंड फ्री एंड फेयर, और पार्लियामेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार आ जाए। और मैं आपसे गुजारिश करूँ, फॉरेन पॉलिसी सिविलियन कमांड में अगर आ जाएगी तो हमारा आगे निकलने का, कोई भी हमसाया हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, इज्जत की हम कोई तवक्को कर सकते हैं। पुराने फार्मूले, घिसे पिटे फार्मूले कर करके 75 साल यार गुजर तो गए हैं। फॉर अ चेंज पार्लियामेंट को अगर दे दिया जाए तो वो भी पाकिस्तान के ही लोग हैं, क्यों एक सिविलियन हो, मिलिट्री हो, मुल्क तो एक है। इस दुआ के साथ कि कभी हमें इस बात की समझ आएगी, इस दुआ के साथ भी कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया भर के पाकिस्तान के हमसायों और दुनिया भर के ममालिक को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।